जय हिंद, नमस्कार सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी के भाई अजय सर। 10 मिनट बाद ध्यान सुनो, घनी जगह घूम लिया। अब मेरी बात सुनो। बात मुद्दे की ये है कि RS मेंस 2024-25 का एग्जाम हुआ। बाकी कदे आज तक ये वीडियो सोल्यूशन नहीं डाला है, ना यूं पहला डालियो। तो आज क्यों गुरुजी की हिसाब हूं। देखो, मेरी बहुत इच्छा है कि मैं RS मेंस के बच्चों को पढ़ाऊं। बड़ी बहुत बहुत दिल की गहराइयों इच्छा है कि मतलब जब वही बात है कि एक भाई दूसरे भाई की मदद करे तो बहुत खुशी मिलती है। तो बहुत मतलब मन करता है। फिर क्या है कि जैसे मेंस का पेपर हुआ और होते ही फिर कमेंट आने शुरू हो गए, ले अब ये जियोग्राफी वाले मास्टर मतलब इतना उकसा दिया, इतना उकसा दिया। फिर अब आप बुरा मत मानना मेरे प्रिय साथी जो ये क्लास देख रहे हैं, मानता हूं कि पेपर अच्छा था। आपने तैयारी की है, लेवल था पेपर का, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, है ना। जिसने बेचारे ने दिया है, जो रणभूमि में बैठा था उसी को पता है। अपने यहाँ गाल बजाने से कुछ नहीं होगा। लेकिन मुझे इतना उकसा दिया गया। अच्छा, ये बात करेंगे अपने कैसे पढ़े आगामी भर्ती के लिए। और अच्छा, आज मैं जो आपको जियोग्राफी के प्रश्न जो वो हल कराऊंगा और शानदार तरीके से बताऊंगा साथ में, है ना। ऐसे भी नहीं ऊपर ऊपर से, बढ़िया कि अपने किस प्रकार से प्रश्नों को जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं आगामी भर्ती के लिए। ठीक है, ये प्रश्न देखना, आपको फायदा मिलेगा इसका। और आपने किस प्रकार से लिखे हैं वो भी अपने चर्चा करेंगे। अच्छा, ऐसा तो हमने चलते चलते पढ़ाया, ये बात तब लिखी है मैंने, उकसा बहुत दिया था। जो साथी क्लास देख रहे हैं और जियोग्राफी सेकंड ग्रेड की जिसने मेरे से पढ़ी है ना, जिसमें वर्ल्ड है, भारत और राजस्थान है, एक सिंगल मात्र प्रश्न है ना वो बाहर नहीं है नोट्स में से। और वो तो सेकंड ग्रेड में पढ़ाया था चलते चलते, ये मान लियो थे। और सेकंड ग्रेड वालों को अक्सर मैं कहता हूँ, चाहे कमेंट कर देना कोई साथी, ऑन द लाइव बोल रहा हूँ क्लास में, ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। ऐसे नहीं है कि मतलब मैंने अफ्रीका में जाके सेकंड ग्रेड के बच्चों को पढ़ाया, नहीं। यहीं के राजस्थान के अपने साथी हैं। तो वो कमेंट में जरूर बता देना कि ये प्रश्न कराए हुए हैं या नहीं है, जरूर। अगर किसी ने जो है वो जी वर्ल्ड जियोग्राफी और भारत राजस्थान पढ़ी है तो, है ना। तब ये लिखा। अच्छा, कट ऑफ के बारे में भी अपने चर्चा करेंगे। अच्छा, कब तक आगामी भर्ती आएगी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो मैं आपका साथी, आपका दोस्त, आपका भाई अजय आपके सामने पहला प्रश्न जो है वो लेकर आया हूं। तो देखो, अपना जो है ये RS मेंस का जो एग्जाम हुआ अभी, RS मेंस का जो एग्जाम हुआ है ना, उसके जो प्रश्न है मैं आपको ये सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। क्लियर? तो ध्यान से सुनना जो साथी फ्रेशर है ना। कई बार वो साथी भी आ जाते हैं क्लास के अंदर जो आगामी भर्ती की तैयारी कर रहे होते हैं। तो देखो, यहाँ पर राजस्थान के जो संरक्षित क्षेत्र है उनके बारे में पूछा है और ये बताना है कि चिन्हित करके बताओ, चिन्हित करना है। तो देखो, सोरसेन की अगर अपन बात करते हैं तो सोरसेन हमने पढ़ा है कहाँ पर है, 12 में। अखर गांव, अखर गांव को नहीं, अखर गांव है, अखर गांव अजमेर में। वो हो जाता है, कोई बड़ी बात को नहीं। बात अजमेर में हो गयो, ठीक है गुरुजी, हो तो याद है। गोगे लाव जो है वो नागौर में हो गयो, नागौर में हो गयो। और जोड़ बीड़, एक बीड़ है सीधो बीड़ झुंझुनू में, और जोड़ बीड़ पूछा तो वो बीकानेर में। देखो, जब मैं थाने कहूँ कि चीजा लोकेशन ऊपर करो, लोकेशन वो अपने पर्सन बहुत सही हुए। देखो, अगर जोड़ बीड़ की बात करा तो वो आपने आ लोकेशन आठा होगी, जोड़ बीड़ ना आठा किसका, ठीक है। और नागौर की जो लोकेशन है वो यहाँ हो गई, गोगेलाव नागौर में। अजमेर की जो लोकेशन अपन वो यहाँ कर सकते हैं। इसके अलावा सोर्सन 12 है और 12 की लोकेशन ये रही। तो इस प्रकार के इसको लोकेशन के हिसाब से भरना था और आराम से आपका ये जो है वह 2 अंक का पूरा 2 अंक मिलता था ना, एक ही नंबर कौन तो। ठीक है, चलो उसके बाद चित्तौड़गढ़ से कोटा के मध्य अवस्थित किन्हीं 4 जलप्रपात के बारे में पूछा है। देखो, आपको एक बात बताता हूं मैं, कभी भी चाहे अभी आज यहाँ RS में तो अपने जी सीधा सीधा प्रश्न है चित्तौड़गढ़ और कोटा में कौन कौन से हैं। अब थोड़ा UPSC का ट्रेंड होता है ना प्रश्नों का, वो थोड़ा सा अलग होता है। जो उत्तर होता है ना वो तो वो प्रश्न में पूछता है और फिर पूछता है उसके बारे में अब बताओ, है ना। अपने RS में 100 शब्दों तक आते हैं कि 100 शब्दों में लिखो, वहां 150 शब्द तक हो जाते हैं प्रश्न। ठीक है। तो अब जैसे ये प्रश्न आया है तो इसको कैसे कर सकते हैं। अब जैसे आपने सभी साथियों ने ज्यादातर जो है, अब देखो कई कोई मांगली नदी वाला भीमला जलप्रपात, अरे भाई मांगली नदी और है कटे, देखो श्री बूंदी में है। ये क्या पूछ रहा है, चित्तौड़गढ़ और कोटा के मध्य, सिर्फ चित्तौड़गढ़ और कोटा के बीच में। तो यहां पर अपन मान लेते हैं कि इधर चित्तौड़गढ़ हो गया, हो गया चित्तौड़गढ़। और ये थोड़ा सा अगर अपन आगे जाएंगे तो इधर की ओर क्या हो गया, कोटा। बस इनमें ही पूछे हैं और इनमें ही बताने हैं। तो एक गेपरनाथ को मंदिर पड़े हुए थे कोटा के अंदर, तो वहां भी वाटरफॉल देखने को मिलता है ना, गोपरनाथ। एक तो ये वाटरफॉल हो गया। एक कोटा में है जांगली, कौन सा हो गया, जांगली झरना। झरना यानी ये जलप्रपात झरना है। जलप्रपात किन बोले, किसे बोलते हैं। जैसे मान लो ये कोई नदी बह रही है
ये नदी बह रही है, और यहाँ पर मान ले कोई इस प्रकार से जो है पर्वतीय भाग आ गया, और फिर ये पानी ऊपर से गिरने लग जाता है, और पानी जो है इसको पर्वत को काटता जाता है और फिर ऐसे बहने लग जाता है। और ये जो ऊपर से पानी गिर रहा है इसे तो बोलते हैं वाटरफॉल के दो, झरना के दो, जलप्रपात के दो, एक ही बात है। ठीक है, ये तो हो गए दो कोटा के। हमसे पूछे चार। चित्तौड़गढ़ में अगर अपन बात करते हैं तो कौन कौन से देखने को मिलते हैं, सारों मोस्ट इंपोर्टेंट है चूलिया, चेऊ चूलिया, चेऊ चंबल, चेऊ चित्तौड़गढ़। चूलिया जलप्रपात 18 मीटर ऊंचा, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। एक लाइन में विशेषता लिखो तो लिख दो, थोड़ा बढ़िया लगेगा, लिखोगे तो कि ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बाकी ना लिखो तो आपने सीधा चार नाम लिखोगा तो भी नंबर कौन कटे, क्योंकि इन्होंने इसके बारे में ही पूछा है, कोई विशेषता नहीं पूछी। चूलिया जलप्रपात आप जो है वो कर सकते हैं। मेनाल, मेनाल जलप्रपात के बारे में कर सकते हैं, मेनाल नदी पर चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। ये लो चार जलप्रपात हमने पढ़ लिए हैं। पाडा झार करके इस प्रकार से भी एक चित्तौड़गढ़ में और आता है, लेकिन चार पूछे तो चार आपा कर दिया नॉर्मल। ये लो चार नंबर थड़ा अठा पक्का हो गया। आगे, निम्न महाद्वीपों को सर्वोच्च पर्वत शिखर, मैंने सेकंड ग्रेड विद्यार्थी बहुत शानदार तरीके से, ये तो इसने सीधे पूछे उत्तर का है, मैंने पूछा कौन कौन सी चोटियों पर बने हुए हैं, बहुत प्यारे तरीके से, बहुत शानदार। तो उकसा करो ना थे बेफालतू में कि आरएस में तो आते नहीं है, मेंस में। देखो दोस्त, मेहनत की होती है ना, और शिद्दत से मेहनत की होती है ना, तो वो कभी विफल नहीं जाती है ना। तो बाकी विद्यार्थी कभी ऐसी बातें नहीं बोलता, ऐसे कमेंट, ऐसे मैसेज नहीं करता है। ये कुछ मैसेज कौन करे, ऐसा ऐसा मैसेज जिगा सागा रहो ने बे करे कल अब इन्हें थोड़ा नीचो दिखाने को सोचा मैं, है को नहीं। तो बात है ना करे करो यार, यहाँ बहुत बुरा लगता है दोस्त यार, है को नहीं। अब जैसे तुम्हारे इस मेंस का एग्जाम देख रहे हो, थाने बुरा लगे कौन लगे, कोई ऐसा वो बात करे तो बुरा लगता है यार। उत्तरी अमेरिका में अलास्का पर्वत है ना। अब यहाँ पूछे सर्वोच्च पर्वत बताओ, बस सर्वोच्च शिखर। अब अलास्का पर्वत के ऊपर जो है वो चोटी है जिसका नाम है मैकिनले, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। इसकी लोकेशन देखो, अगर लोकेशन उस चीज ना पढ़ोगा तो थाना और शानदार लगेगी, है ना। तो यहाँ पर है अलास्का, तो अलास्का की सबसे ऊंची चोटी है मैकिनले। क्या नाम है भाई, मैकिनले। उसके अलावा दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है एकानगुआ, एकानकागुआ। और ये गैर एशियाई देशों में सबसे ऊंची चोटी है विश्व की। क्या नाम है, एकांकागुआ। ठीक है। हाँ, ये इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं, अच्छा ये कहाँ है, ये अपना दक्षिण अमेरिका है, और ये यहाँ पर है एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी बनती है ये। अफ्रीका में कलीमंजारो की, कलीमंजारो पर्वत श्रृंखला, उसका सबसे ऊंचा शिखर है, उसे ही बोलते हैं कलीमंजारो, कलीमंजारो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कलीमंजारो। अच्छा, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जैसे आप अफ्रीका की लोकेशन देखा तो इस यहाँ पर आपको यहाँ कलीमंजारो जो है वो देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की सबसे, कोशिश करो, कोशिश को कोशिश 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 पर्वत, एक मिनट, कोशिश कोशिश जो पर्वत है, कोशिश जो पर्वत है वो कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में। यहां पर है एक ऑस्ट्रेलिया के अंदर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी है कोसिस्को। कोसिस्को की सबसे ऊंची चोटी, कोसिस्को की जो ऊंचाई है वो देखने को मिलती है लगभग 2228 मीटर, और कलीमंजारो की 5995 मीटर देखने को मिलती है। ठीक है। और एकांकागुआ की जो है वो 6961 मीटर, और मैकिनले की 6190 मीटर देखने को मिलती है। ये थोड़ा लिखोगे तो इंप्रेशन और बढ़िया आ जाए, वो है को नहीं। वो टाइम के साथ वो बैठा को मोल अलग हुआ है एग्जाम हॉल को। ठीक है। चलो अब जी, मैं तो जियोग्राफी मान ले एक कल लो सब्जेक्ट पढ़ाऊं तो थोड़ो, है ना, तो विद्यार्थी बेचारा साथी तैयारी करता है तो, है ना, कई बार क्या चोटियों की लंबाई याद नहीं रहती है, तो अपने अगर चार भी लिखेंगे तो भी बढ़िया प्रदर्शन है। लिखे कुछ ना ऐसे नहीं है, कुछ ना कुछ मतलब कि गलत लिख दे आप, थोड़ा सा अपना ने देखो। आरएस मेंस की तैयारी कर रहा है, मुझे इतना तो पता ही है कि सारे 7 महाद्वीप हैं, उनकी ऊंची चोटियां तो पता ही होगा। जैसे मैं पूछूं एशिया की सबसे ऊंची चोटी, तो वो ये नहीं, ऐसी बात नहीं है कि उसे नहीं पता कि माउंट एवरेस्ट नहीं होगी, है ना। विश्व की सबसे लंबी एंडीज पढ़ते हैं अपने, हाँ गुरुजी पढ़ा, बहुत प्यारा प्रश्न है। देखो, हिमालय और प्रायद्वीप नदियों के अंतर की निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत विवेचना कीजिए। उद्भव स्थल, प्राकृतिक, अप्रकार यानी अपवाह के प्रकार, प्रवाह की प्रकृति, नदी की प्रकृति, और जल ग्रहण क्षेत्र के बारे में जो वो आपको बताना है। किन के बारे में, हिमालय और प्रायद्वीप से निकलने वाली नदी।
देखो अपने इसको और बढ़िया शानदार तरीके से निकले लिखें तो एक तो मैप का यूज आप जरूर करना है यहाँ पर। इस प्रकार से आप भारत का मैप बनाओगे, ये इंप्रेशन होता है, मतलब ये सब बना के करोगा थे तो था ना वो शानदार तरीका नंबर देवो। अब जैसे थे वो भारत को मैप बनायो, अब इसमें पहले लोकेशन बनाओ कि हिमालय कहाँ है। तो जैसे आपने यहाँ पर ये लोकेशन बनाई कि यहाँ पर जो है वो आपको हिमालय पर्वत देखने को मिलेगा, इस प्रकार से यहाँ लोकेशन बनाई। प्रायद्वीप जो है वो ये नीचे वाला जो तीन और जल से घिरा हुआ है वो प्रायद्वीप का पठारी भाग है, ठीक है ये वाला। तो इस प्रकार से पहले तो आपने बनाई लोकेशन। फिर हम क्या पढ़ेंगे कि जो भारत की नदियां हैं, भारत की नदियां हैं इनको अपन दो भागों में जो है वो बांट सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ कंपैरिजन में बता देता हूँ, थोड़ा और ज्यादा लिख पाओगे आप। अगर जैसे अभी यूपीएससी में होता तो ये 150 शब्दों में लिखना होता, अपना 800 ही लिखना हुआ है। तो अगर वहां लिखते तो थोड़ा और डिफाइन तो की साबुलिक्स का आपा। तो देखो एक तरफ अब भारत की नदियों की अगर बात करेंगे तो एक तरफ जो है वो अपने लिख देते हैं हिमालय से निकलने वाली, है ना, और एक तरफ जो है वो प्रायद्वीप पठार की, प्रायद्वीप पठार। आप सुनो ध्यान से मेरी बात को। अब इसमें अपने क्या क्या लिख सकते हैं, देखो हिमालय से जो निकलने वाली नदी होगी वो कैसे निकलेगी, ये कैसे निकलेगी, यानी या तो बर्फ पिघलेगी, पिघलने पर उसका उद्गम होगा, या वो मानसून पर निर्भर होगी। पहली बात तो आप ये लिखते कंपैरिजन में क्या, या तो उसका जो बर्फ है वो पिघलती, और ये बर्फ पिघलने से भी ये नदियां जो है वो निकलती हैं, चलती हैं पहाड़ों से। जैसे अपन बात करें तो हिमालय क्षेत्र में बर्फ जमी हुई है तो वहां बर्फ पिघलेगी तो उसमें पानी जो है वो चल जाएगा, और ये मानसून पर भी जो आधारित होती है। लेकिन जो प्रायद्वीप की है यहाँ इधर कोई बर्फ नहीं देखने को मिलती, यह केवल मानसूनी जो है वो मानसून पर जो है वो आधारित होती है। ये नदियां जो है मानसून पर आधारित होती है। अगर जो मानसून है वो अच्छा हुआ तो यहाँ पर जो बारिश है यहाँ पर जो नदियां हैं वो शानदार तरीके से होगी, उनमें पानी ज्यादा होगा, पहली बात। दूसरी बात, ये जो नदी है वो अधिक दूरी तय करती है, अधिक दूरी तय करती है। हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो अधिक दूरी करती है, जबकि प्रायद्वीप से निकलने वाली जो नदियां हैं वो अधिक दूरी तय नहीं करती है। तो याद रखना, जो हिमालय से नदी निकलेगी वो अधिक दूरी तय करेगी, और जो प्रायद्वीप से निकलेगी वो अधिक दूरी तय नहीं करेगी। इसके अलावा यहाँ हिमालय की अगर आप इधर अगर निकलने वाली जो प्रमुख नदी देखें तो उदाहरण के लिए अपने वो नदी दे सकते हैं जिसमें एक नदी होगी सिंधु, नंबर 2 नदी होगी गंगा, और नंबर 3 नदी होगी ब्रह्मपुत्र। देखो ये चीजें लिखते हो तो थोड़ा चीजें अपने को शानदार तरीके से अच्छा लगती है ना, और जो है एग्जामिनर को भी लगता है भाई शानदार अच्छा नॉलेज है। अब जैसे प्रायद्वीप से निकलने वाली जो नदी है उसमें अगर अपन नाम लेंगे तो जैसे गोदावरी नदी होगी, गोदावरी नदी होगी, गोदावरी नदी होगी, कृष्णा कावेरी, कृष्णा कावेरी। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं कृष्णा कावेरी, इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं तो आपको याद रखना है नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, और माही नदी हो गई। तो ये सारी की सारी जो नदियां हैं, ये सारी की सारी जो नदियां हैं वो प्रायद्वीप से निकलेंगी। ठीक है, अब अधिक दूरी तय कौन सी करेंगी, वो करेंगी कहां से, जो हिमालय से निकलेंगी। जो हिमालय से नदी निकलेगी, 3 नंबर जो बिंदु है इसके अंदर आप ये लिख सकते हो, जो हिमालय से नदी निकलेगी वह उपजाऊ 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 मृदा, उपजाऊ मृदा जो है वो अत्यधिक देखने को मिलेगी। इन क्षेत्रों के अंदर जो उपजाऊ मैदान देखने को ज्यादा मिलेंगे आपको, और जहां पर उपजाऊ मैदान देखने को मिलेंगे, अब सुनो मेरी बात ध्यान से यहां समझना, यहां पर आपको उपजाऊ मैदान जो वो क्या देखने को मिलेंगे, अधिक देखने को मिलेंगे। अब यहां पर उपजाऊ मैदान यानी यहां पर जो मिट्टी है वो कौन सी देखने को मिलेगी इस क्षेत्र में, यहां भारत में जो हिमालय से नदियां निकलने होंगी उस क्षेत्र में जो मिट्टी है वो कौन सी मिलेगी, जलोढ़। और जलोढ़ मिट्टी दुनिया की सबसे उपजाऊ है, तो यह जो क्षेत्र होगा वो कृषि की दृष्टि से अधिक महत्वाकांक्षी क्षेत्र होगा। कृषि यहाँ पर अधिक होगी, कृषि अधिक होगी तो जनसंख्या भी ज्यादा होगी, जनसंख्या भी आपको इन्हीं हिमालय से निकलने वाली ये जो नदियों का बेल्ट है यहाँ जनसंख्या भी ज्यादा मिलेगी। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर परिवहन और अगर बात करें तो उद्योग धंधे भी ज्यादा देखने को मिलेंगे। क्या गुरु जी का इधर देखने को नहीं मिलते क्या, बात ये नहीं है कि इधर नहीं मिलते, इसकी तुलना कर रहे हैं अपने, तो आपको ज्यादा जो है वो ये चीजें कहाँ देखने को मिलेगी, वो इधर। अब अगर अपन बात करें तो इस प्रायद्वीप की, अब देखो यहाँ क्या क्या प्रश्न पूछा है, उद्भव स्थल, हम
अब कुछ बातें अगर इनकी तीन तीन बातें लिखकर भी खत्म करें तो भी अपने को अच्छे नंबर मिल सकते। क्यों? क्योंकि केवल इनके अलावा जो है वो हमसे उद्भव स्थल, इनकी प्रवाह की प्रकृति। अच्छा, अब देखो जो हिमालय से नदी निकलेगी वो वृक्षाकार, वृक्षाकार वृक्षाकार अपवाह तंत्र बनाएगी। वृक्षाकार का मतलब समझते हो? वृक्षाकार अपवाह तंत्र का जो मतलब है वो आप समझते हो? एक मिनट दोस्तों, अब ठीक तो नहीं है, थोड़ा जूमिंग ऐसे हो रहा है, धुंधला सा हो रहा है ना। तो ये वृक्षाकार, और इसके अलावा प्रायद्वीप की बात करें तो याद रखना रेडियल या पंखे की आकृति की जो है ये आपको नदियां देखने को मिलेंगी। ठीक है, इनका जो प्रवाह क्षेत्र होगा वो इस प्रकार का होगा। इनके उद्भव स्थल लिख सकते हैं, जैसे अगर अपन बात करें तो सिंधु नदी की अगर अपन बात करें तो मानसरोवर झील से निकलती है। गंगा की बात करें तो यह उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद से जो है वो भागीरथी नदी निकलती है, और अलकनंदा ऊपर से जो है वो निकल कर आती है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भी मानसरोवर कैलाश पर्वत से होता है। थोड़े बहुत इनमें से एक दो, ज्यादा सारे लिखांगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा लिमिट में जी महत्वपूर्ण नदियां हैं, जैसे गंगा है, अब गंगा इंपॉर्टेंट है तो उसको लिख सकते हो आप। ठीक है, और अगर थोड़ा सा और बढ़िया तरीका बनाओ तो थोड़ा सा अपने चार पांच नदियों के इस प्रकार से स्थल बनाकर उनको निकाल दो वहां से, और बढ़िया रहो। जैसे अब इधर वाला ना, ये पार्ट इधर वाला, इसका सिर्फ आप जो है वो चित्रों में यूज कर लो और इधर इधर वाले पे लिख दो तो और बढ़िया थोड़ा इंप्रेशन बनेगा, क्योंकि डायग्राम से सीधा आपको समझ में आएगा, है ना। तो एग्जामिनर ज्यादा माथो मारेगा नहीं, अगर आपने शानदार तरीके से व्याख्या की है ना तो वो सारी कहानी समझ। अब देखो, अब आपने ये लिखा तो इधर ऐसे भी लिख सकते हो, इधर ये बंगाल की खाड़ी है और इधर अरब सागर है। तो अब ये नदियां चाहे हिमालय से निकले चाहे यहां से निकले, या तो वो अरब सागर में जाएगी या कहां जाएगी, बंगाल की खाड़ी। तो अब दूसरा पॉइंट पूछा है वो प्रवाह की प्रकृति किस प्रकार होगी, प्रवाह किस प्रकार बहेगी। देखो कुछ नदी जो मैदानी भाग में बहती है, कुछ नदी जो पर्वतीय भाग में बहती है, कुछ नदी पठारी भाग में बहती है। जो नदी पर्वतीय भाग में बहेगी उसकी गति तीव्र होगी क्योंकि पहाड़ों में बहती है, फिर वो भ्रंश घाटियों का निर्माण करेगी। मैदानी भाग में जो बहेगी वह नदी जो है वो मैदान बनाएगी, है ना। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अपवाह के प्रकार तीन प्रकार से होते हैं, लेकिन हम जो है यहाँ पर जो है वो तीन प्रकार से लिखते हैं अपवाह के नदियों। ये वैसे प्रश्न पहले भी आया हुआ है, इसमें राजस्थान के संदर्भ में आया हुआ है, 10 नंबर का प्रश्न ये कि राजस्थान में नदियों के अपवाह तंत्र को समझाओ। ठीक है, लेकिन अब की बार जो प्रश्न पूछा है वो इसके संदर्भ में पूछा है, तो अपवाह के प्रकार। तो यहाँ पर जो कंपैरिजन है वो हिमालय और प्रायद्वीप की कर रहा है, तो इसमें हम दो प्रकार से अपवाह के प्रकार लिख सकते हैं, एक अरब सागरीय और दूसरा बंगाल की खाड़ी। अगर अपन बात करते हैं तो इसमें ये लिख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदी की जो प्रकृति है वो कैसी होगी, यह नदी डेल्टा बनाती है, यह नदी डेल्टा बनाती है, और अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां जो है वो ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। यानी डेल्टा को मतलब क्या हुआ है, अब थे ही साबुचित्र बनास को, जी हाँ नदी है। ठीक है, तो एक नदी को इधर निकाल दो, एक नदी को इधर निकाल दो, एक नदी का जल जो है इधर जल बना दो, सीधा ले जाके डाल दो, जो नदी का पानी सीधा जाएगा वो यहाँ लिख दो ऊपर एस्चुरी या ज्वार नदमुख। और इस प्रकार से जो है वो अनेक धाराओं में बना दो नदियों को, और अनेक धाराओं में जब नदी बहने लगी वो भाग ऐसे लिख देना डेल्टा, और इसके पास लिख देना बंगाल की खाड़ी। यानी बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां क्या बनाती है, डेल्टा। फिर अगर अपने बात करते हैं तो इसकी प्रकृति की, अगर और नदी की प्रकृति में देखा तो एस्चुरी ज्वार नदमुख ये पढ़ लिया। फिर कौन कौन से जो है वो नदियों वाले बेल्ट के अंदर जो है उपजाऊ भूमि देखने को मिलेगी, किसमें उपजाऊ भूमि नहीं, क्योंकि सारी की सारी नदियां ऐसे थोड़ी है कि उनमें वर्ष भर बहती है, नहीं। अच्छा, एक ये और लिख सकते हो कि जो हिमालय से नदी निकलती है वो वर्ष भर बहने वाली होती है। देखो बहुत बातें हैं, जितने ही आप आगे चलते रहेंगे वो बातें याद आती जाओगी अपने। ठीक है, ये वर्ष बहनी नदियां अधिकतर नहीं होती है, तो वही बात है। ठीक है, और जल ग्रहण की बात करें तो जल ग्रहण क्षेत्र सारों ज्यादा थे, देखोगा भारत के अंदर तो वो गंगा नदी को है, गंगा नदी को कितना बड़ो अपवाह तंत्र है ना। तो वो बात है, तो लिख सकते हैं भाई शानदार तरीका। तो ये दूसरा प्रश्न था, 10 नंबर का वो प्रश्न। चलो आगे। फिर आया 2024 में ड्राफ्ट की गई राजस्थान पर्यटन नीति के तहत राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा कौन सी नई डिजिटल पहचान पहलों की योजना, डिजिटल पहलों की योजना बनाई जा रही है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत शानदार है। देखो पर्यटन क्षेत्र में राजस्थान बहुत शानदार काम कर ला रहे है, इसलिए देखो इसको शुरुआत कैसे कराई प्रश्न की। 8 सालों पहले लिख सकते हैं कि राजस्थान को सैलानियों का स्वर्ग कहते हैं, राजस्थान को सैलानियों का स्वर्ग कहते हैं। अब देखो ये चीजें लिखते हो ना, एग्जामिनर मजा आ जाएगा, को पीछे करेगा, अरे वाह यार क्या शानदार लिख रहे हैं। सैलानियों का सुरग कहते हैं, यानी सैलानियों का सुरग मतलब क्योंकि 8 सैलानी बहुत ज्यादा हुआ है ऐसे बताते हैं कि। फिर इसके बाद ये लिख सकते हो लाइन कि विश्व में जो है भारत में
आने वाला तीसरा पर्यटन राजस्थान जरूर आता है, क्योंकि आठे आप बात सिर्फ राजस्थान पर्यटन के बारे में करनी है। ठीक है, फिर थोड़ी सी बातें थे, ज्यादा लाइन में कौन करनी है बात है, क्योंकि 5 नंबर का प्रश्न है ये, ज्यादा इसको नहीं, बस 2-3 लाइनों में पूरा पर्यटन टॉपिक के बारे में जानकारी दे दी मोटी मोटी, कि पर्यटन को जो विभाग की स्थापना या इसकी समिति का जो गठन है, जैसे पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में हुई, और मोहम्मद यूनुस खान समिति के इस बारे पर जो है वो पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिला था, तो इसके बारे में लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि अब उद्योग की ज्यादा चर्चा होगी नहीं, तो पर्यटन विभाग का बारे में पूछो तो थे 8, पर्यटन विभाग की स्थापना लिखोगा थोड़ा और अच्छा लगेगा, कि पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में हुई, बहुत शानदार लगेगा। अब देखो 2000 यानी रिप्स 2024 के तहत क्या क्या जो है वो घोषणाएं हुई। आपको पता है कि उप मुख्यमंत्री अपने दिया कुमारी जी है, दिया कुमारी जी, उनके नेतृत्व में जो है यहाँ पर ये नीतियां जो है वो दी गई, नीतियां जो है वो लागू हुई। इसमें क्या क्या बोला गया, इसमें क्या क्या बोला गया कि एक तो ग्रामीण क्षेत्र में भी जो है वो हम पर्यटन उद्योगों को बढ़ावा देंगे, पहली बात। दूसरी बात, देखो इसमें यह कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति पर्यटन क्षेत्र में लाइसेंस वगैरह बनाता है, लाइसेंस वगैरह, तो लाइसेंस बनाने की जो दर होगी उसमें रियायत प्रदान करेंगे, उसमें क्या देंगे, रियायत। ठीक है, ये प्रक्रिया सरल बना देंगे, आसान बना देंगे, ताकि जो है राजस्थान के अंदर जो है वो पर्यटन क्षेत्र को और बढ़ावा दे सके, ताकि हर व्यक्ति इसके अंदर आने में इंटरेस्ट ले, रुचि ले। इसके अलावा तीसरी बात करें, अगर कोई व्यक्ति जो है वो 100 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्ट कर रहा है, 100 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्ट कर रहा है कहां पर, या कोई फिल्म सिटी बना रहा है, फिल्म सिटी बना रहा है, ठीक है, इस क्षेत्र के अंदर, या कोई होटल बना रहा है, या कोई होटल रिसोर्ट वगैरह हो गया है ना, रिसोर्ट वगैरह, या कोई पार्क वगैरह बना रहा है ना, या कोई म्यूजियम बना रहा है, म्यूजियम जिसके अंदर जो है म्यूजियम म्यूजियम बना रहा है, जिसके अंदर जो है वो पर्यटन संबंधित जो है वो आपको वस्तुएं देखने को मिलेंगी, जो पर्यटन पसंद करते हैं, जो विदेशी लोग यहाँ पर आते हैं, सैलानी लोग जो यहाँ आते हैं वो पसंद करते हैं। अगर इस प्रकार के में जो व्यक्ति 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको जो है वो भूमि आवंटन की जाएगी, सरकार द्वारा भूमि फ्री में दी जाएगी। है। इसके अलावा और इस नीति के अंदर क्या हुआ कि अगर आप कोई इस क्षेत्र में फिल्म सिटी, होटल या इतने रुपए खर्च नहीं कर रहे हो, तो आपको सब्सिडी भी प्रदान जो है वो की जाएगी। अरे बहुत शानदार तरीके से इस प्रश्न को अपने लिख सकते हैं। तो ये जो है वो काम जो है वो क्या है किए गए हैं। तो ये प्रश्न था इस नीति के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में अपने लिख सकते हैं। और कुटीर उद्योगों को जो है सॉरी हस्तशिल्प उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी काफी प्रयास किया गया इस नीति के तहत। बहुत शानदार तरीके से हम लिख सकते हैं। अब ये जितने मैंने अब इतनी ये अगर इस ये जितनी बातें ना अगर इनको अपने लाइनों में सेट करेंगे ना, बहुत शानदार 50 या 70-80 शब्द लिख सकते हो आप इस पे। ठीक है, और थोड़ा डिफाइन मैं करूंगा तो और भी बढ़िया लिख सको। राजस्थान रिफाइनरी प्रोजेक्ट के बारे में जो है वो प्रश्न आया है, रिफाइनरी प्रोजेक्ट। तो राजस्थान के अंदर इतनी ज्यादा रिफाइनरी प्रोजेक्ट का मामला में ऐसे लिख सकते हैं अपने कि राजस्थान रिफाइनरी क्षेत्र में अग्रणी राज्य जो है वो भारत के अंदर नहीं है। लेकिन राजस्थान के अंदर जो अब यहाँ मैं बनाऊं, आप ये मैं बनाऊं, बना दिया, पूरा बनाना मैंने एक बार, थोड़ा मैं क्लास ज्यादा लंबी ना हो इसलिए थोड़ा तेज चल रहा हूँ। और इस क्षेत्र को यहाँ पर ऐसे गोला मारो, तो ये क्षेत्र जो है वो रिफाइनरी संबंधित क्षेत्र राजस्थान में। यहाँ पर आप 2-3 जिले लिख सकते हो, जैसे बालोतरा लिख दिया, वह बाड़मेर लिख दिया, है ना। ये जो क्षेत्र है वो रिफाइनरी संबंधित क्षेत्र है। अच्छा, फिर राजस्थान सरकार काम कर रही है इसको लेकर, राजस्थान सरकार, है ना, वह एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये दोनों जो है काम कर रहे हैं। इनमें योगदान जो है 76-24% का है। इस प्रकार से हम जो है वो लिखकर, और इसके अलावा हम क्या करेंगे यहां पर जो है, अब रिफाइनरी क्या होती है इसकी एक ये परिभाषा भी अपने डिफाइन कर सकते हैं। रिफाइनरी क्या होती है, ये परिभाषा भी अगर यहाँ इस प्रश्न में डिफाइन करते तो शानदार होता है। रिफाइनरी क्या होती है कि जो यहाँ से कच्चा या अशुद्ध माल को निकाला जाता है ना, उसको रिफाइनरियों में भेजा जाता है। फिर यहाँ से जो है वो तैयार होकर जो है उसकी जो प्रकृति है वो यूज करने योग्य बनती है, प्रयोग करने योग्य जो है वो बनती है। जैसे मेरी बात सुनो, अब ये जो है ये यहाँ पर मान के चलते हैं, ये एक क्षेत्र है, एक मिनट रुको, ये एक क्षेत्र है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से मेरी बात। अब यहां पर 3 पाइपें डाली जाती है, एक होती है गैस की, एक पाइप किसकी होती है, गैस की, फिर एक ये वाली ऑयल वाली होगी, फिर एक पाइप और ये पेट्रोल वाली, पेट्रोलियम वाली, पेट्रोलियम, ठीक है। अब यहां इन पाइपों से क्या है, अब ये एक ही क्षेत्र में मिलती हैं ये चीजें, ठीक है। अब सुनना ध्यान से मेरी बात को। अब क्या होता है कि जैसे ये गैस निकाली, अब गैस इधर से
पर्वतों से रिसती हुई इधर आएगी। अब इन पाइपों को आप इस प्रकार से बनाकर ये उदाहरण दे सकते हो, बहुत शानदार तरीके से है। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ से जो है वो गैस बाहर निकाली, और गैस निकाल कर यहाँ से रिफाइनरियों में ले जाई जाती है। राजस्थान में रिफाइनरी की संख्या कितनी है? राजस्थान में कुल 9 रिफाइनरियां हैं, आपने देखना है कितनी रिफाइनरियां मिले, 9। ठीक है, अब देखो यहां से जो गैस निकाल कर ले गए और गैस रिफाइनरियों में ले जाए। अब यहाँ से जो गैस है वो कच्ची है, एक तरह कच्चो है जी, मान के चलो भाई बात है कि कृषि करा आप, कपास कपास कच्चा होता है, फिर उनको फैक्ट्रियों में ले जाके कपड़े का रूप दिया जाता है, वही बात है। अब यहाँ इसको ले गए और फिर रिफाइनरियों में जाके इनको तैयार किया जाता है। अब क्या होता है कि इसके नीचे वाले भाग पे ऑयल मिल जाता है ना, फिर ऑयल के लिए अलग पाइप डाली जाती है। क्या गुरुजी ये क्यों डाली जाती है? इसको भी थोड़ा नीचे करके, ये बड़ी डाल दे तो नीचे करके जो है वो ऑयल निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। इनमें जो है गैस पुनः तैयार हो जाती है और फिर ये जो है यहाँ से रिस कर इसी पाइप का यूज करके गैस और निकाल ली जाती है। एक बार निकालने के बाद कुछ टाइम बाद फिर यहाँ गैस बन जाती है और फिर उसको वापस निकाल लिया जाता है। तो बार बार इसको ऐसे नहीं है कि इसी को उसी में यूज लेते हैं, अलग अलग डलती हैं ये। फिर यहाँ से ऑयल और इसके बाद पेट्रोल। अब पेट्रोल की बात सुनो, पेट्रोल की यहाँ जो नीचे ये लुगदी मिलती है, कचरा मिलता है, ठीक है, कीचड़ मिलता है, तो इसको ये वाला जो हमें जो पेट्रोल मिलता है वो अब ऊपर जो मिलेगा ना पेट्रोल, वो साफ होगा एकदम, वो हमें नहीं मिलता है, वो सेना को दिया जाता है। वो किसको दिया जाता है? सेना को। हमें मिलता है ये पेट्रोल। अब ये निकाला यहाँ से कचरा सारा, ये कचरा निकाला, कहाँ ले गए? रिफाइन ट्रक में डाल के रिफाइनरी ले गए। रिफाइनरी के अंदर जो मशीनें हैं वो उस प्रकार से इसको दबाती हैं, प्रेशर मारती है, जिसके कारण जो है वो तेल अलग हो जाता है और ये जो कचरा है ना वो अलग हो जाएगा। फिर गुरुजी वो तेल तो चलो बन गया, हाँ, फिर इस कचरे क्या करते हैं? अपनों ने सुना नहीं है प्लास्टिक वगैरह की चीजें बनती है, तो उस कचरे से वो है प्लास्टिक की चीजें बन जाती है। कभी प्लास्टिक की आग लगाना, आग लग जाएगी, तो क्यों लगती है? इसीलिए लगती है। अब एक बात और बताता हूँ, एक बात ये भी है कि ये जो पेट्रोल आप बाइक वगैरह चलाओ तो कचरा आ जाता है कार्बोरेट में, क्यों आता है? क्योंकि ये हमें जो पेट्रोल मिलता है वो ये वाला मिलता है, कचरे वाला, इसलिए। ठीक है, तो एक तो हम इस रिफाइनरी क्षेत्र को ये बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से केरोसिन तेल बना, केरोसिन तेल की बात कर सकते हैं, पेट्रोल की बात कर सकते हैं, पेट्रोलियम तेल की बात कर, तरल ईंधन की बात कर सकते हैं, गैस की बात कर सकते हैं। तो रिफाइनरियों का यूज इनके लिए भी जो है वो किया जाता है। इतने शानदार तरीके से लिख सकते हो, है ना? तो वही बात है। तो ये राजस्थान रिफाइनरी प्रोजेक्ट को लेकर जो पर्सन, इसके अलावा ROR है ना, HRRL, ये काफी ऐसी संस्थाएं हैं जो काम कर रही है। ठीक है, और राजस्थान में जो रिफाइनरी क्षेत्र का संचालन करता है वो अंडानी समूह है, अंबानी परिवार है, वो जो है वो संचालन कर रहा है। ठीक है, तो ये राजस्थान रिफाइनरी प्रोजेक्ट को लेकर जो है वो अपन बात कर सकते हैं। रिफाइनरी में अब 3 चीजें महत्वपूर्ण मेजर पॉइंट ध्यान रखना, एक तेल होगी, है ना, एक गैस हो गया और एक पेट्रोलियम, है ना। चलो, तो ये हो गया राजस्थान रिफाइनरी के बारे में। अगला प्रश्न, विश्व के किन्हीं 10 जैव विविधता तपस्थल के बारे में। जैव विविधता तपस्थल को मतलब वो हॉटस्पॉट क्षेत्र। देखो अगर आपने मैप से पढ़े ये चीजें तो और भी शानदार प्रदर्शन रहेगा। वैसे तो भारत विश्व में तो पूरे 36 हैं, लेकिन देखो अपने मेन मेन इसमें 10 बताने हैं, नॉर्मल है 10 तो भी बता देंगे आप। देखो भारत का ही हो गया जी, मैं एक पश्चिमी घाट हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, पूर्वी हिमालय हो गया, पूर्वी हिमालय, सुंडालैंड हो गया, सुंडालैंड हो गया, इंडो सुंडालैंड अंडमान निकोबार में, इंडो वर्मन हो गया, इंडो वर्मन हो गया, ये म्यांमार और भारत की सीमा पर है। 4 तो यही हो गए। फिर अंटलार्टिक वन हो गए, अंटलार्टिक, अंटलार्टिक वन, वन वन वाले 2 याद कर लेना। ठीक है, दक्षिण अमेरिका का मध्य वाला भाग हो गया जो अमेजोन वन हो गए, अमेजोन वन। भाई साहब इनको अब देखो यहाँ लिख दो आप ब्रैकेट में कि इन्हें पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं। हाँ, क्या बात हो जाएगी, है ना, है ना। इसके अलावा अपने बात करें तो श्रीलंका हो गया, श्रीलंका हो गया, इक्वाडोर हो गया, इक्वाडोर, ब्राजील हो गया, ब्राजील, मेक्सिको हो गया, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार के जो है वो हम स्थल 10 आराम से लिख सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जैव विविधता स्थल पूछे थे, ये कर सकते हैं अपने। और बाकी अगर देखो अभी ये मान लो नहीं पता अपने को, मान लो भारत वाले पते हैं। अब देखो जहां पर नदियों वाला बेल्ट है और वहां पर वन वगैरह ज्यादा पाए जाते हैं, है ना, वो सारे जो है, तब मैंने कई बार सेकंड ग्रेड हो चाहे कोई भी बेच हो उनको पढ़ाते टाइम फर्स्ट ग्रेड हो जो भी है, चाहे राजस्थान जियोग्राफी पढ़ा रहे हो, मैं कहूँ ते चीजें ना लोकेशन वगैरह लोकेट। अब क्या गुरुजी तो वो क्या RS का एग्जाम देंगे? अरे तो थे आप सोच क्यों रखो कि मतलब कि RS का मान लो बदलते पैटर्न RPSC इस प्रकार के प्रश्न पूछने लगे फिर अपने एग्जाम में, तो माइंड सेट उस प्रकार से लेकर चलो ना कि मान लो ये टाइप ऑफ प्रश्न आ जाए तो हमें डील किस प्रकार से करनी है।
भारत के पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान के बीच अंतर तो देखो वो अपनो भारत है। ई टाइप हुई ना बनावांगा आपा और इनमें अंतर बताऊंगा शानदार तरीका बता इसका। देखो ये हो गया पश्चिमी घाट और ये हो गया पूर्वी घाट। मैं आपको मोटे मोटे तौर पे इसका अंतर बता रहा हूं और शानदार थ्योरिकल अपने लिख सकते हैं। पश्चिमी घाट हो गया इधर पूर्वी। देखो इस भाग की बात करें तो यह गुजरात से कन्याकुमारी है। पहला तो आई डिफाइन करो। कन्याकुमारी, कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु। फिर ये यहाँ कन्याकुमारी से पश्चिम बंगाल। तो ये कन्याकुमारी से पश्चिम बंगाल। अब देखो ये एग्जामिनर पढ़ेगा तो अच्छा लगेगा कि पहले तो इसने ये स्थान का अंतर ही बताया, ये कहां से कहां तक फैला, ये कहां से कहां तक। फिर पश्चिमी जो घाट है वो वहां जो है वो पर्वतीय क्षेत्र है एक। ठीक है, ये संकरी पट्टी पाई जाती है यहां पर, जबकि ये अधिक विस्तृत है। यहां क्या पाया जाता है? मैदान। अब ये पर्वतीय क्षेत्र तो इस भाग की जो ऊंचाई है तो वो क्या होगी? अधिक। इसकी ऊंचाई अधिक होगी, इसकी चौड़ाई, मैदानों की चौड़ाई अधिक होती है, इसकी चौड़ाई अधिक है। अब देखो थोड़ा लाइना जी भरनी हो ज्यादा तो ये साबुलिक्स का, इसकी जी मान लो थाना और ज्यादा चीजें याद होनी है तो आप लिख का इसकी चौड़ाई कम है और इसकी जो चौड़ाई ज्यादा होगी तो इसकी ऊंचाई अधिक है, इसकी ऊंचाई जो है वो कम है। एक तो ये लिख सकते हैं डिफाइन, लिख दिया। अब मुझे ये बताओ इन दोनों में कृषि योग्य कौन सा होगा? गुरुजी अब ये पर्वतीय इलाका है, ये इतना ज्यादा कृषि यहां नहीं होगी जितनी उधर होगी, तो ये ज्यादा कृषि योग्य होगा। ठीक है, ओके। अब इसके अलावा अगर अपन बात करें तो बंदरगाह, बंदरगाह वगैरह आप पढ़ोगे ना तो ज्यादातर आपको बंदरगाह पश्चिमी घाट में मिलेंगे। बंदरगाह बंदरगाहों के लिए अनुकूल है और ये बंदरगाहों के लिए ये प्रतिकूल है। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। क्या गुरुजी? क्योंकि यहाँ महाद्वीप शेल्फ पाए जाते हैं, जिस कारण यहाँ पर बंदरगाह बनाना उचित नहीं रहता है। वैसे बंदरगाह ऐसे नहीं है कि है, नहीं है, लेकिन बंदरगाह के लिए अनुकूल जो जगह है वो पश्चिमी घाट की मानी जाती है। ये हो गया। और गुरुजी के अब यहाँ पर अब ये प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं क्योंकि ये पर्वतीय इलाका है, तो यहाँ क्या देखने को मिलेंगे? दर्रे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ इसके अलावा दर्रों के नाम लिखते हो, थाल, भोर, पाल, सिनेकोटा, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, इस प्रकार से ब्रैकेट में लिख सकते हो। इसके अलावा अगर बात करें तो मानसून का प्रवेश यहीं से होता है। मानसून का प्रवेश जो सर्वाधिक बारिश करता है, और यहाँ पर जो बारिश होती है पूर्वी तट में, इससे लौटते हुए मानसून से लौटता हुआ मानसून सर्वाधिक वर्षा यहाँ करता है। मानसून सर्वाधिक वर्षा यहाँ करता है, तो लौटता हुआ मानसून सबसे ज्यादा वर्षा जो है वो इधर करेगा, और यहाँ दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सबसे ज्यादा क्या होती है? बारिश होती है। ये लिख सकते हैं। फिर पश्चिमी घाट की ओर जाने वाली जो नदियों के बारे में लिख सकते हैं। ये नदियां जो है वो अधिक तीव्र होंगी, ठीक है, भ्रंश घाटी में बहेंगी। भ्रंश घाटी क्या होती है? भ्रंश घाटी का मतलब है जैसे एक पर्वत ये हो गया, एक पर्वत ये होगा। तेज इसलिए चल रहा हूँ भाई, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, मन लगे कितना मिनट की होगी? 33 मिनट की तो होगी, क्लास लंबी हो जाएगी। तो ये इस प्रकार से जो नदी बहती है, तो दो पर्वत के बीच में बहने वाली नदी ब्रंश घाटी में बहेगी। मैं थोड़ा तेज चल के बताऊंगा, अब थोड़ा बोलूंगा कम और लिखूंगा कम और बोल ज्यादा दूंगा। ठीक है, ज्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी, पता लग ही जाएगा आपको कि मतलब जो है मैं बता दूंगा ये किस प्रकार से आपको जो है आगे तैयारी को जारी करना है। वो इसके अंदर अपने जो आगे आगे में आरएस भर्ती को लेकर सोच रहे हैं, जियोग्राफी में मार नहीं खाने देंगे, आपको बता देंगे मेरे भाई कहाँ से कैसे कवर करना है। मैं कहना 8 किताबा पढ़ी है बे, थाना मैं दिखा दूंगा कि किसी किसी किताबा बे यूज करो थे। हाँ, चिकन नेक क्या है? चिकन नेक वैसे सामरिक महत्व का है। सामरिक महत्व के जो स्थल होते हैं, कॉरिडोर होते हैं, सामरिक महत्व के जो कॉरिडोर होते हैं उन्हें बोलते हैं कॉरिडोर को। जी हाँ, भूटान हो गयो, बांग्लादेश हो गयो, नेपाल हो गयो, भारत हो गयो, है ना। तो अब सामरिक, जैसे बॉर्डर फिल्म देखी होगी, तो बॉर्डर फिल्म में जो ट्रक चलते हैं ना रास्ते पे, जो रास्ता होता है ना उसे बोलते हैं कॉरिडोर। जैसे अपने पढ़ते हैं भारत में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर, तो उसको लेकर चिकन नेक के बारे में बातें बतानी थी। दक्कन लावा की मालनाड और मैदान भूआकृति के मध्य अंतर बताना है। 2 नंबर को शायद 2% ज्यादा लंबा नहीं था। तो देखो जो जैसे प्रायद्वीप का पठार है उसी का एक भाग है दक्कन का, ये दक्कन लावा पठार। तो इसको यहाँ पर अपन ऐसे चित्र के हिसाब से बना सकते हैं जैसे ये दक्षिणी भारत का मैप ले लिया। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर एक कर्नाटक का पठार है, कौन सा पठार है? कर्नाटक का। तो पश्चिमी जो कर्नाटक का पठार है ना, उस क्षेत्र को बोलते हैं मालनाड। तो पश्चिमी कर्नाटक पठार क्षेत्र को, ये हमने पढ़ा हुआ है सारा इंडिया जियोग्राफी में।
है ना। अब देखो ये, अब इनका क्या बताना है, इनके मध्य अंतर बताना है। एक तरफ मैदान लिख लो, एक तरफ पठार लिख दो, ठीक है। अब देखो पहला मैं मैदान की बात आऊं। देखो अब ये यहाँ पर पर्वत है, तो यहाँ से नदी भी मिलेंगी। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ शरावती, और शरावती नदी, अब नदी मिलेगी तो झरना ही मिलेगा। शरावती नदी पर जो है महात्मा गांधी झरना है, महात्मा गांधी वाटरफॉल है, महात्मा गांधी जलप्रपात है, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। यहाँ पर खनिज दृष्टि से ये क्षेत्र धन्य होगा। इन दोनों की तुलना में बता रहा हूँ सिर्फ, खनिज दृष्टि से धन्य। यहां पर जैसे बात करें तो लोहा हो गया, वह मैग्नीज हो गई, मैग्नीज आपको देखने को मिलते हैं। प्लस इधर अगर आप बात करें तो यहाँ कॉफी वगैरह का उत्पादन जो है वो ज्यादा होता है इन इलाकों में, कॉफी हो गई, है ना। और यहाँ पर जो वर्षा होती है वो फूलों की बौछार होती है, फूलों की बौछार, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन इसके बारे में यहाँ लिख सकते थे, पश्चिमी कर्नाटक के पठार के बारे में, है ना। और इधर क्याल भी, आप क्याल वैसे केरल के अंदर देखने को मिल जाते हैं, इसके थोड़ा दक्षिण में क्याल वगैरह पाए जाते हैं, है ना। झील का ही प्रकार है ये भी, क्याल भी एक। और मैदानी भाग में देखो यह है बेसाल्ट, ये जो लावा का जो मैदान है वो बेसाल्ट चट्टानों से बना, आपको पता है। तो वैसे मैदान के अंदर जो अगर बात करें तो यहाँ बेसाल्ट से बना है, तो यहाँ लावा मिट्टी मिलेगी। लावा यानी बोले तो कौन सी मृदा, काली मृदा। और कैसे काली कैसे कपास, ऐसे लिख सकते हैं। इस मैदान में काली मिट्टी का जो विस्तार है वो अधिक है। यहाँ कपास की, जो कपास की फसल के लिए, कपास की फसल के लिए उपयुक्त है। अब यहाँ कॉफी बो रहे हैं और उधर क्या बो रहे हैं, अपने कपास बो रहे हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से अपन जो इसको लिख सकते हैं। तो और नर्मदा नदी के दक्षिण में दक्कन का जो पठार है वो आपको देखने को मिलेगा, है ना। और ये काफी चीजें हैं जो अपन इसके बारे में, 2 नंबर को है तो बहुत ज्यादा लिख दियो आप, ठीक है। सीमित लिखना होता है या को नहीं है कि चालन दो। भारत के किन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षापात की अधिकतम और न्यूनतम परिवर्तनशीलता, ये परिवर्तनशीलता वाला तो मैंने ना अपनी 9 बजे वाली क्लास चलती है उसमें भी बताया था ये तो, और वो जैसलमेर और झालावाड़ को लेके बताया था। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, देखो वहां ये कंसेप्ट बताया था मैंने आपको, क्या कि परिवर्तनशीलता का मतलब क्या होता है। जैसे इसको भारत के संदर्भ में करते हैं अपने, ठीक है। ये हो गया अपना भारत, इसको इस संदर्भ में करेंगे तो प्रश्न आसान हो जाएगा। अब आपको ये तो पता ही है कि सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो कहाँ होती है, मेघालय, मासीराम हो गया, चेरापूंजी हो गया। सबसे कम कहाँ होती है, पश्चिमी राजस्थान हो गया। अब ये लोकेशन बना दो, लेह हो गया, लद्दाख है ना, यहाँ कम होती है बारिश। तो देखो जहां वर्षा अधिक होगी, जहां वर्षा अधिक होगी वहां परिवर्तनशीलता कम देखने को मिलती है। जहां वर्षा अधिक होगी वहां परिवर्तनशीलता जो है वो कम देखने को मिलती है। सारे कंसेप्ट नॉर्मल है ना। ये वर्षा जो है वो कम देखने को मिलती है। और यहाँ पर अब परिवर्तनशीलता आपको क्या देखने को मिलेगी, यहाँ परिवर्तनशीलता जो है वो आपको अधिक देखने को मिलेगी। तो अपने को न्यूनतम परिवर्तनशीलता बढ़ानी है, तो अपने को ये स्थान लिख सकते हो आप, ठीक है। जैसे चेरापूंजी हो गया, ठीक है, और मासिंगराम हो गया, गारो खासी जयंतिया मिकिर रेगमा, वो पहाड़ियां लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है वो परिवर्तनशीलता न्यूनतम मिलती है। उसके अलावा वर्षापात अधिकतम, तो वर्षापात अधिकतम भी किन क्षेत्रों में देखने को मिलता है, इन्हीं में मिलता है, गारो खासी जयंतिया मिकिर, क्योंकि वर्षा ज्यादा घट देखने मिला है। और ऐसे लिख सकते हैं यहाँ 1000 सेंटीमीटर से अधिक जो है वो वर्षा देखने को मिलती है। 2 नंबर का प्रश्न था, आराम से पूरे के पूरे नंबर मिल जाते, है ना। इसमें स्थान कौन कौन से हो गए, गारो पहाड़ियां, ये खासी, जयंतिया, जयंतिया में की रेगमा ये लिख लो, त्रिपुरा की राजधानी लिख दो अगरतला। तो इनके आसपास क्षेत्रों में बारिश होगी, मेघालय में अच्छी हो रही तो त्रिपुरा में भी अच्छी होगी बारिश, वही बात है। तो ये थे भाई अपने प्रश्न जो हमने आज आपको कराए। अपने सुरेश सर ने जो है वो मैसेज डाला था टेलीग्राम पे कि कट ऑफ जो जा सकती है मेंस की वो 245 से 260 मार्क्स के बीच। मेंस की कट ऑफ इसलिए 15 मार्क्स का वेरिएशन लेकर चलना होगा, और काफी टफ काम था, लेकिन आप सभी के इतने मैसेज थे तो सर जी ने ये बात लिखी है। तो उससे अब मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, गुरुजी लगे हुए हैं खुद चयनित आरएएस, तो उनको थोड़ा अच्छा अनुभव होगा। तो इसलिए हमने जो इसके आसपास आपके बढ़ रहे हैं, तो आप इंटरव्यू की तैयारी में लग जाइए। अगर इससे 5-7 नंबर कम भी है तो भी लग जाओ। गुरुजी इतना देखो, 5-7 को लेकर आप ऐसे थोड़ी करोगे कि तैयारी छोड़ दोगे। अब जी 240 मिनट है तो तुम ऐसे थोड़ी कि इंटरव्यू की तैयारी नहीं करोगे, है या नहीं। तो वो बात है। अब सर आगामी आरएएस की भर्ती कब आगी, आगामी, देखो आगामी संभावना है मेंस हो गई है, इंटरव्यू भी हो ही जाएगा। तो या तो 2025 के लास्ट में देखने को मिल सकती है, या 26 में तो फिर मिलेगी मिलेगी आरएएस की। तो तैयारी मेरे भाई शुरू में करो ऐसी कि तख्ता पलट तैयारी होनी चाहिए।
तख्ता पलट को मतलब शुरू में ये चीज़ें ना देखो, पहले मैं प्री करूंगा फिर मैं मेंस की करूंगा। टारगेट बनाओ पूरा, ऐसे नहीं है कि पेपर भर्ती आए जी बरसाती मंडे की तरह तैयारी करो, भर्ती आए तब लगो, नहीं। टारगेट बनाओ पूरे 1.5 साल का या 1 साल का। उस टारगेट के साथ जो है पहले अपना जो है सिलेबस देखो क्या है। सिलेबस के साथ साथ आप देखो पीवाई क्यू के साथ साथ टेस्ट लगाओ। बस ये 3 4 चीजें, और साथ साथ में ना मेंस के प्रश्न लिखा करो। जैसे अब मान लो गुरुजी ने आज आपको टॉपिक कराया जलवायु राजस्थान की, तो गुरुजी ने क्या बताया कि राजस्थान की जलवायु कैसी है, तो उसके बारे में चर्चा किया करो। और मैं तो यही बात कहूंगा, जो जियोग्राफी पढ़ा रहा है अध्यापक, अगर मैप का यूज नहीं कर रहा, चीजों को नहीं बता रहा है, तो मतलब वाली बात नहीं है। अब देख लो थे, अब थे ये ना कि दियो गुरुजी थे आरएस मेंस का बच्चन है। अरे मेरी बहुत इच्छा है, मेरे दिल की गहराइयों से इच्छा है कि मैं आरएस क्या यूपीएससी मेंस के बच्चों को पढ़ाऊं, बहुत इच्छा है। क्योंकि मैं बहुत शौकीन हूँ पढ़ने का, बहुत बहुत ज्यादा। अच्छा बताना, मैं किताब दिखाऊं कि आपको कौन सी किताब पढ़नी है, कि कौन कौन सी किताबें जो आपको वो रखनी है। ठीक है, मैं आपको यहाँ 2 3 किताबें पढ़ी है, ज्यादा मेरे पास किताबें है नहीं। ठीक है, पहले तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो, अब 12वीं क्लास की जी भूगोल की किताब है, बा विश्व भूगोल की। ठीक है, तो ये विश्व भूगोल है। ठीक है, इसको मांझ दो। ये इसमें ये देखो, ये मैं इतिहास का नोट्स भी मतलब 2 3 पेज है ना, इतिहास की शब्दावली को लेके जोड़ रखे हैं। ये पहला पेज है। यहाँ टॉपिक की शुरुआत होती है इसकी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर यहाँ लाग जो दिल निहारी का पिंड। तुम इसमें कॉपी वो नीचे रख दे, दिख रहा है ना, निहारी का पिंड। ये कोई साइट से मैंने ये की थी, एक बार देख लो तुम इसको, गोरु दिखे था ना। पूरी कंप्लीट बुक, पूरी पूरी पूरी। ऐसे टारगेट बनाओ प्रतिदिन। ये देखो, रंग होली खेली हुई दिख रही है ना इनके साथ पूरी। ये 12th वाली है। ठीक है, ये सारा ये देखो, दक्षिण अमेरिका वगैरह सब, कैसे भ्रंश घाटियों बहती है, सारी ज्वालामुखी का उद्गार वगैरह सब एकदम शानदार तरीके से ये चीजें तैयार की हुई है। और इनसे बाहर एक ही प्रश्न नहीं है, ये आप बड़े जितने प्रश्न आए ना इसके, एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं है। एक तो ये हो गई। ठीक है, इसके अलावा आपको एक तो ये 11th, और ये अपने होगी भारत की स्थिति वाली, ये कक्षा 11th। ये देखो, यहाँ ये मैंने पढ़नी शुरू की थी, स्टार्ट की थी। यहाँ ये लिखा हुआ है इस पे 4 जुलाई, और 7 जुलाई को मैंने ये खत्म कर दी थी। ये भी पूरी मार्च दी ने भी। तो एक टारगेट बनाओ, एक टारगेट बनाओ। और भी टारगेट के तहत ये देखो सारी आपको दिख रहा होगा इसके अंदर, मैंने बातें भी कुछ ऐड की हुई है। ये देखो यहाँ मेंस की भी साथ साथ में चीजें जो है वो लिखी हुई है ना। अभी के अंदर जिसमें नदियां चारों तरफ की प्रवाहित होकर केंद्र की ओर आती हैं उसे अभी केंद्र कहते हैं, अब के अंदर। ये देखो, भयंकर तरीके से, शानदार तरीके से ई साहू मान दो। मैं कसम खा रहा हूँ कि जब ये पेपर देखा ना मैंने, तो मजा आ गया। और पेपर देखे तो मैं बोले गुरुजी ये ऐसा प्रश्न तो आप के समझा, क्या समझा के मतलब इसका मतलब ये नहीं कि घमंड कर रहा हूँ, घमंड की बात को नहीं भैया। अगर हमने पढ़ा अच्छा है, अच्छी मेहनत की, अब देखो कुछ चीजें हैं वो मैं यहाँ ऐड कर रखी है पढ़ते टाइम, तो वो चीज है। इसके अलावा ये बाइबिल है, इसका भी यूज करो। 11th 12th की एनसीईआरटी बड़ी हो, और अगर मान लो थोड़ा सा स्तर अच्छा नहीं है तो और पीछे आ जाओ, 7वीं 8वीं से लग जाओ। ठीक है, अब ये एटलस को मान दो। एक एक पॉइंट एटलस का जो है आप ऐसे लोकेशन रखो सामने सामने, कि ये कहाँ पर है, ये कहाँ है, बुंदेलखंड कहाँ है, कर्नाटक का पठार कहाँ है, नाई मुंडी कहाँ है, अन्ना मलाई कहाँ है, सब शानदार तरीके से। तो जियोग्राफी के लिए आप इस चीजों को फॉलो कर सकते हो, एनसीईआरटी बढ़ के कुछ भी नहीं है। शानदार तरीके से पढ़ो, सब बढ़िया होगा। तो जो साथी आज पहली बार चैनल पे आए सब्सक्राइब कर लो, जियोग्राफी संबंधित जानकारी मिलती रहती है, राजस्थान को भूगोल कराता रहे वहाँ। विश्व की भूगोल की क्लासेस चल रही है रात को 11 बजे, है ना। और टेलीग्राम चैनल अपना जीके बाई एड्रेसर के नाम से। धन्यवाद मेरे दोस्तों, मेरे भाई लोगों, मेरी बहन लोगों। अगर आपको कोई मेरी बात से ठेस पहुंची हो, कई बार फॉर्म मारो बोल दी हो, क्यों, क्योंकि वो गुरुजी और ने दिमाग खराब कर दिया, ये टाइम बताऊं थाने की और रात को, तो ये ऐसे हो जाता है। टाइम बताता हूँ मैं आपको, अब वर्तमान में 1 बज के 24 मिनट हुए पड़े हैं रात को, ये देख लो। और अब मेरे को इतनी रात को ये क्लास जो रिकॉर्ड करनी पड़ी है, सिर्फ किस बात को लेकर, उकसा दिया तब कि अल्लाह गुरुजी थे तो घना बीएसटीसी में पर्सन आवे तो आ जाओ, और आरएस मेंस में आए तो आओ नहीं, तब करके तो बुरा मत मानना प्लीज, है ना। अगर कोई शब्द ऐसा बोल दिया गया हो तो फ्लो फ्लो में, तो उसके लिए सॉरी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।